Good morning, everyone. Welcome back to the part 7 of chapter number 6, which is how forces affects motion. हम अब तक न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ चुके हैं. ठीक है, एफ इक्वल्स टू एम ए वाली इक्वेशन की एक्सेलरेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. एंड उसके अलावा हम मोमेंटम के बारे में लास्ट लेसन पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम होता क्या है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या रिलेशन है, फोर्स में मोमेंटम में क्या रिलेशन है. अभी उनके ऊपर बीच ना कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देन हम वी विल प्रोसीड ऑन टू द न्यूटन का थर्ड लॉ. ओके, नाउ दिस एन एग्जांपल 6.4 द वेट लिफ्टर्स. देखो हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, याद है, जिसमें एक वेट लिफ्टर बंदा था हमारे पास. Just give me a second, let me show you that image. It was in the balance and unbalanced forces. This one, remember we had a lifter जिसने वेट लिफ्ट कर रखा था अपने हेड के ऊपर, राइट. हम इसी एग्जांपल की बात करने वाले हैं. सो हमने क्या बोला कि 10 kg फिक्स ऑन ईच साइड ऑफ द बार. देखो क्या होता है वेट लिफ्टिंग में, एक बारबल होती है लोहे की. ठीक, एक बारबल होती है, उसमें हम वेट डालते हैं, ऐसे वेट डालते हैं. तो हमने 10 kg की प्लेट्स डाल रखी हैं दोनों साइड. ठीक है ना. एंड जो बार है बेटा वो भी 10 kg की है. तो टोटल हमारे पास वेट कितना हो गया, 30 kg. हमें ये बताना कि हाउ मच फोर्स वी नीड टू कीप इट स्टडी. हमें ये बताना है कि हमें कितना फोर्स चाहिए उस चीज़ को स्थिर रखने के लिए, स्टडी रखने के लिए. कि ऐसे में अगर ओवरहेड उस चीज़ को उठा रखा है हमारे सर के ऊपर, तो उसको 30 kg के वेट को अगर होल्ड करके रखना है तो हमें कितना ज़्यादा फोर्स चाहिए. देखो सीधी सी बात है भाई, वेट आपके सर के ऊपर है, ना वो ऊपर मूव कर रहा है ना वो नीचे मूव कर रहा है, मतलब फोर्सेस बैलेंस है. वेट है, ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी एक पर्टिकुलर फोर्स से. हमें उसी वेट को ना हमें काउंटर मेजर करना है, मतलब उतना ही फोर्स हमें अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है ताकि नेट फोर्स जीरो हो जाए. ठीक है, ताकि वो वेट गिरे ना, एक जगह पे स्थिर रह जाए. ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आई हो कि 30 किलो को जो हमारी ग्रेविटी जिस फोर्स से नीचे खींचेगी, हमें उतना ही फोर्स उस बारबल के ऊपर ऊपर की दिशा में लगाना पड़ेगा हमारी मसल्स की सहायता से. ठीक है, ताकि वो जो हमारा वेट है वो स्टेबल रहे, स्थिर रहे, गिरे ना, हिले ना, डगमगाए नहीं. ठीक है ना. सीधी सी बात है, जितना फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही अपवर्ड लग रहा है. तो इनमें से कोई भी कैलकुलेट कर लो, दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि बैलेंस फोर्सेस वाला एक केस आ जाता है. फोर्स हमें पता है क्या होता है भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन. और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, मास हमारे पास 30 kg है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होता है. दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा 294 न्यूटन जब आपका फोर्स आ जाएगा. तो एक इंसान को अगर बारबल को स्टडी रखना है, अगर वेट लिफ्टर को, तो उसको एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा बारबल पे, जिसकी वैल्यू है 294 न्यूटन्स. ठीक है, 30 किलो का जो वेट है वो धरती अपनी तरफ 294 न्यूटन से खींचती है. एक वेट लिफ्टर उसी बारबल पे 294 न्यूटन फोर्स लगाता है अपने मसल्स की सहायता से. ठीक, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि हमें इस जो डाउनवर्ड फोर्स है बेटा, इसको तो मेजर, इसको तो हमें काउंटर करना है ना, इसको हमें जीरो रखना है, इसको बैलेंस करना है. आई होप ये एग्जांपल आपको समझ आया हो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल. सो वी आर पुशिंग अ ब्लॉक ऑफ 25 kg. हमारे पास एक कोई बक्सा है भाई 25 किलो का, हम उसे पुश कर रहे हैं. द मैक्सिमम फ्रिक्शन अपोजिंग इज, तो देखो जो फ्रिक्शन लग रहा है ना बेचारा, जो इस मोशन को अपोज कर रहा है वो है 15 न्यूटन. ठीक है, सो व्हाट वुड हैपन अगर जो हमने अप्लाइड फोर्स है बेटा वो 15 न्यूटन हो एंड 55 न्यूटन हो. देखो बेटा, अगर राइट साइड डायरेक्शन में हमें बक्से को मूव करना है और अगर हम 15 न्यूटन लगा रहे हैं एंड अपोजिट फोर्स हमारा फ्रिक्शन है वो भी 15 न्यूटन है, तो बेटा नेट फोर्स तो जीरो हुआ ना. दोनों फोर्स इक्वल हो गए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, एक ही ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, तो बेटा नेट फोर्स जीरो हुआ. बिकॉज देखो, द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द अपोजिट फोर्स विच इज फ्रिक्शन. दोनों 15 न्यूटन है एंड द टू फोर्सेज आर बैलेंस एंड एक्ट्स ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, तो नेट फोर्स होगा बेटा वो क्या होगा, जीरो. तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, वो स्टेशनरी ही रहेगा भाई. तो सीधी सी बात है, वही रस्सा कस्सी वाला एग्जाम्पल लेते हैं, टग ऑफ वॉर वाला. ये बच्चे भी इसको 15 न्यूटन फोर्स से खींच रहे हैं, ये बच्चे भी इसको 15 न्यूटन फोर्स से खींच रहे हैं. तो बेटा जो मार्क है बीच में, इंडिकेटर है, रस्सी है, वो मूव नहीं करेगी. ठीक है,
अगर हम आर्म रेसलिंग करते हैं, ठीक है, अगर हम पंजा लड़ाते हैं, एक बंदे का हाथ इस साइड है, एक बंदे का हाथ इस साइड है, ठीक है, दोनों इक्वली ताकतवर हैं भाई, दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो ना इस बंदे का हाथ इस साइड मूव करेगा, ना इस बंदे का हाथ अपनी साइड मूव करेगा ना। दूसरा केस है बेटा, अगर हम 50 की बजाय 55 न्यूटन लगाएं इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में बक्से के ऊपर, ऑपोजिट कितना फोर्स है, 50 न्यूटन, तो बेटा नेट फोर्स कितना हुआ, लार्जर माइनस स्मॉलर, इट इज 5 न्यूटन। तो बेटा जो ओवरऑल फोर्स लग रहा है वो है 5 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बेटा ऑब्जेक्ट मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। एंड हमें पूछा है कि बेटा हमें एक्सेलरेशन निकालना है। देखो मास हमारे पास दिया हुआ है, इक्वेशन क्या होती है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। फोर्स 5 न्यूटन है, मास 25 किलो है, दोनों को डिवाइड कर लो, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, राइट। और हमें क्या निकालना है कि 2 सेकंड में वो बक्सा कितना मूव करेगा। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि बेटा 2 सेकंड में वो डब्बा बक्सा कितना मूव करेगा। देखो हमने इक्वेशन मोशन क्या पढ़ा था, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बक्सा इनिशियली रेस्ट पे था भाई, तो ये वाली जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो एस किसके बराबर होगा, हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम 2 सेकंड है, ठीक है। तो एस इक्वल्स टू 1/2, एक्सेलरेशन 0.2 है, टाइम 2 का स्क्वायर 4 हो गया बटा 10, इट इज 0.4। बेटा 0.4 मीटर ही वो चीज़ ट्रैवल करेगी, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 सेकंड में इतना ही डिस्प्लेसमेंट आएगा 0.4। ये आप खुद से निकाल के देख सकते हो। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हो एंड कॉन्सेप्ट सेंस बना रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, वो क्या है कि मान लो एक 15 किलो का बॉक्सा है, वो मूव कर रहा है, सॉरी, स्पोर्ट्स कार्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके, स्पोर्ट्स कार है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हमारा क्या है, एक्स एक्सिस पे हमारा क्या बेटा टाइम है, वाई एक्सिस पे हमारी वेलोसिटी है, और गाड़ी का वेट है 1500 किलो, 1.5 टन, वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग ईच टाइम इंटरवल। हमें 3 टाइम इंटरवल है बेटा, उसमें फोर्सेस का पता लगाना है। चलो 3 टाइम इंटरवल को मार्क कर देता हूँ मैं एक मिनट आपकी सहूलियत के लिए। दूसरा टाइम इंटरवल है ये ना। हमें निकालना है कि फोर्स क्या रहेगा जब व्हीकल 0 से 5 सेकंड की जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है, 0 से 5 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन है, उसमें मूव कर रहा है 0 से 5। इस ये हमारा जो बेटा ये वाली ट्राइंगल है ना, ये वाली इतना भी, इसमें जो बेटा हमारा फोर्स है वो कितना लग रहा है। देखो टाइम कितना है, 0 से स्टार्ट हुआ, 5 पे के रुक गया, टाइम इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। वेलोसिटी क्या है, 0 से स्टार्ट हुई और 10 तक गई, ठीक है। तो बेटा एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल 10 है, इनिशियल 0 है, फाइनल टाइम 5 सेकेंड है, इनिशियल वैल्यू 0 है। तो बेटा हमारी जो एक्सेलरेशन आया वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, ठीक है। और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है 1500 किलो, एक्सेलरेशन है 2, तो 3000 आ गया न्यूटन फोर्स, ठीक है। और सेकंड केस क्या है बेटा, जब ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है ना, ये वाला जो बी रीजन है, हम इसको बी रीजन बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं हमारी सहूलियत के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं फिर, टाइम कितना है, 5 से लेके 10 जा रहा है, मतलब टाइम इंटरवल कितना है, डेल्टा टी कितना बेटा, 10 - 5, 5 सेकेंड। ना वेलोसिटी देखो बेटा, यहाँ भी 10 थी, यहाँ भी 10 थी, डेल्टा वी 0 है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर डेल्टा वी 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, 0 पर 5 सेकेंड 0 ही होगा। तो बेटा एक बात बताओ, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो बेटा फोर्स भी 0 होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बेटा एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करती है। रिमेंबर न्यूटन का पहला लॉ, ठीक है, इट्स दैट ओनली। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, नाउ
अगला टाइम इंटरवल है बेटा 10 से 15 सेकंड, डेल्टा टी वही 5 सेकंड है। डेल्टा वी की बात करते हैं, इनिशियल वैल्यू 10 है, फाइनल वैल्यू 0 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना अपन, इनिशियल, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 10, माइनस का 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। डेल्टा टी कितना है 5, तो बेटा एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस का 10/5 माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है क्या बेटा, वेलोसिटी घट रही है, पहले 10 थी अब 0 की तरफ आ रही है, गाड़ी ब्रेक लगा रही है। फोर्स क्या हो जाएगा भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन, 1500 गुना माइनस का 2 माइनस का 3000 न्यूटन, ठीक है। देखो जब गाड़ी इस दिशा में मूव कर रही थी, फोर्स भी इसी दिशा में लग रहा था, तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी। जैसे गाड़ी को रुकना तो फोर्स की डायरेक्शन आपको चेंज करनी पड़ेगी ताकि गाड़ी की वेलोसिटी डिक्रीज हो। तो गाड़ी अगर ईस्टर्न दिशा में मूव कर रही थी 0 से 5 सेकंड में, जब गाड़ी 0 से 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पिक कर रही है, ठीक है, एक्सेलरेट कर रही है, तो दिशा हमारी क्या है, ईस्ट। अगर गाड़ी उसी 10 की रफ्तार को 0 की तरफ लेके जा रही है, तो जब ब्रेक लगाओगे ना बेटा, उसके कारण जो फोर्स लगेगा गाड़ी पे वो उल्टी दिशा में लगेगा। गाड़ी इस साइड मूव कर रही है, फोर्स इस साइड लगाओगे ना, तभी जाके आपकी गाड़ी रुकेगी अपोजिंग फोर्स में। तो इस केस में आपका क्या है, फोर्स 300 न्यूटन है, बट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, ये गाड़ी किस साइड मूव कर रही है, ईस्ट, ठीक है। नाउ द फ्यू क्वेश्चंस वी शुड ट्राई अगेन। Okay, there are three closing questions that are based on the Newton's second law. Sorry, Newton's first laws. Okay, first and second laws. Okay, a toy car of mass 100 gram moves with a constant velocity of 0.5 meter per second. What is the net force acting on it? देखो बेटा, velocity constant है, force जीरो होगा। फोर्स जीरो क्यों होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि डेल्टा वी जीरो है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे बेटा, जो गाड़ी मूव कर रही है उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है फोर्स हमेशा जीरो होता है। लिख लेते हैं स्टेटमेंट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। whenever an object is moving with a constant velocity, with a constant velocity, it will experience a zero net force, zero net force। स्टेटमेंट को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, और आपकी नोटबुक में, आप आपकी बुक में इसको आप लिख सकते हैं पेंसिल या पेन से, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस केस में डेल्टा वी जीरो होगा, एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, फोर्स भी जीरो होगा। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। ओके, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज टू चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट masses sit on the identical swings, ठीक है, to impact identical to impact identical acceleration to impart identical initial acceleration, for which child would you need to apply a larger force। बेटा कहने का मतलब है कि दो बच्चे हैं, ठीक है, एक झूले पे बैठे हैं, एक बच्चा है हमारा ए, एक बच्चा है बी। इसका वेट है लेट्स से 20 केजी, इसका वेट है लेट्स से 40 केजी, ठीक है। दोनों को झूले को पुश करना है और एक सेम स्पीड या सेम एक्सेलरेशन मेंटेन करना है। लेट्स से हमें एक एक्सेलरेशन मेंटेन करना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। इसको भी, तो बेटा इसमें से फोर्स किसको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, 20 किलो वाले को, 40 किलो वाले को। देख लेते हैं बेटा, फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास 20 किलो है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है दोनों के केस में 2। इसका मास 40 केजी है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 2। इसमें 80 केजी आ गया, इसमें सॉरी 80 न्यूटन आ गया, इसमें 40 न्यूटन आ गया। तो बेटा जो हल्का बच्चा है उसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लेने के लिए केवल 40 न्यूटन लगाना है, इसको उसका दोगुना लगाना है भाई, 80 न्यूटन। तो जो हैवी बच्चा होगा बेटा, जिसका वेट ज़्यादा है, उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस एक्सेलरेशन को मैच करने के लिए। कि बेटा फोर्स किसके बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, ठीक है। तो बस वही कॉन्सेप्ट था, इजी सा, कि द हैवियर चाइल्ड, इक्वेशन हमारे पास कहती है एफ इक्वल्स टू एम में, अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाए तो बेटा फोर्स मास पे डिपेंड करेगा।
तो जिसका लार्जर मास है बेटा उसका ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको ज़्यादा फोर्स चाहिए, ठीक है। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज हाउ आर ग्लास आइटम्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट यूजिंग द बबल रैप और हीट। देखो हम क्या करते हैं, कभी हम अमेजोन से या किसी चीज़ से पार्सल मंगवाते हैं घर पे, या कई बार कुछ चीज़ हम खरीद के लेके आते हैं कांच की, तो हम उसका ना फोम के एक लेयर में रैप करते हैं, या कुछ होते हैं हस्क होता है, या अगर आपने अनाज की पेटी देखी होगी बच्चा, उसमें अखबार कटे हुए होते हैं, राइट। तो हम वो क्यों डालते हैं, उसका रीज़न क्या है भाई, वो हम वहाँ पे क्यों लेते हैं। देखो बेटा वो सेम कॉन्सेप्ट है जो हम यूज़ करते हैं ना, जब क्रिकेट बॉल को हम कैच कर रहे होते हैं थोड़ा पीछे करने के लिए, एयर कुशन वाला, टू डिले द इम्पैक्ट, टू डिले द इम्पैक्ट, टू डिले एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट, रिड्यूस द इम्पैक्ट। देखो क्या होगा, द कुशनिंग इंक्रीज द टाइम ओवर विच द इम्पैक्ट स्लोज द आइटम डाउन। बेटा हम कुशनिंग ऐड करते हैं ना, तो टाइम इंक्रीज हो जाता है, जिस टाइम ड्यूरेशन में वो ऑब्जेक्ट रिड्यूस करेगा या अपना इम्पैक्ट रिड्यूस करेगा। मतलब कहने का क्या मतलब है, देखो मान लो एक डब्बा है, ठीक है, उसके अंदर एक कांच का गिलास है, ठीक है, एक और कांच का गिलास है, सेम दूसरा डब्बा है इसी के अंदर, उसमें भी कांच का गिलास है, ठीक है ना। इसके बीच में मैंने हस्क डाल दिया, फोम में पैक कर रखा है इसको चारों तरफ से ना, दोनों इनको नहीं कर रखा। ये हमारा केस ए है, ये हमारा केस बी है। तो बेटा क्या होगा, जैसे गाड़ी हिलेगी या डब्बा हिलेगा, ये एक दूसरे से टकराएंगे, और एक डायरेक्टली टकरा जाएंगे भाई, लाइक विद इन माइक्रो सेकेंड ये चीज़ें टकरा गई। लेट्स से इनको टकराने में 1 सेकेंड लगा, के बीच में कुछ था ही नहीं भाई, आपस में सर बढ़ गए दोनों के, टूट गए, ठीक है, और फोर्स लगा भाई 10 न्यूटन का, ठीक है, और भाई वेट इनका मान लो 1 kg है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या माननी है बच्चा, कि जैसे ही इनिशियली दोनों चीज़ें रेस्ट पे थे, ठीक है, अचानक से उसे टकराए, ठीक है, विद इन अ सेकेंड इनकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हो केस ए का, अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे आप क्या करोगे, 10 में पहले इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम आपको 1 सेकेंड लगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से भाई हम एक बार फोर्स को ना रियल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक। 10 10 न्यूटन, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उनका एक्सेलरेशन हुआ भाई, ठीक है ना। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों का मिला के मास कितना है 1 kg, इंटू एक्सेलरेशन 10 न्यूटन। तो बेटा जब वो एक दूसरे से टकराएंगे ना दोनों ग्लास, तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड होगा 10 न्यूटन, वो बहुत लार्ज फोर्स होता है, और वो बक्स टूट जाएंगी चीज़ें ना। अब हमारा केस जो हमारा ग्लास है वो टूट गए, हम केस 2 की बात करते हैं, बी की बात करते हैं। इस केस में क्या है कि आपने बीच में फोम लगाया, ठीक है, गत्ता लगाया, जो भी लगाया, तो इस केस में आपका जो, जैसे आपकी गाड़ी हिली, दोनों गिलास आपस में टकराए, पर टकराने से पहले उनके बीच में ना उनको 3 सेकंड लगे, 3 सेकंड या 4 सेकंड लगे, ठीक है ना। टाइम इनिशियल वेलोसिटी उनकी 0 पे थे, रेस्ट पे थे, फाइनल वेलोसिटी जब वो अचानक से गाड़ी हिली, तो बेटा क्या हुआ, अचानक से अभी गाड़ी हिली ना, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी लेट्स से कि वही 10 गई, 10 मीटर पर सेकेंड, भाई ग्लास तो अचानक से हिलेंगे ना ना। अभी क्या हुआ, आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, 10/4 विच इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। आपका फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, 2.5, 2.5 न्यूटन। तो बेटा जब आपने बीच में कोई चीज़ लगा दी, तो जो आपका जो टाइम था बच्चा ना, एसलेट और डिसलेट होने का, चीज़ों का टकराने का, इम्पैक्ट होने का, वो बढ़ गया है। उसके बढ़ने के कारण ना आपका फोर्स घट गया है। तो आप लिखोगे क्या, एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखोगे, इंक्रीज्ड टाइम ऑफ इम्पैक्ट, टाइम ऑफ इम्पैक्ट, टाइम फॉर इम्पैक्ट, टाइम ऑफ या फॉर दोनों चीज़ सही है यहाँ पे, फॉर इम्पैक्ट reduces the net force experienced by the body,
एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट। बेटा अगर आप टाइम ऑफ इम्पैक्ट अगर आप बढ़ा देते हो ना, तो जो आपका नेट फोर्स ऑब्जेक्ट फील कर रहा है ना, वो डिक्रीज हो जाता है। तो वही वही मेन चीज यहाँ पे है, द कुशनिंग इंक्रीज द टाइम ओवर विच एन इम्पैक्ट स्लोज द आइटम डाउन। ठीक है, वो आपका टाइम बढ़ गया है कि जिस टाइम फ्रेम पे जो आपका क्वेश्चन है उस चीज़ को स्लो डाउन कर दे रहा है, उस इम्पैक्ट को ना। लोअरिंग द एक्सेलरेशन, आपका इसके से क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड सो द फोर्स द ग्लास एक्सपीरियंसेस द सेम प्रिंसिपल एज द एयर बैग इन कैचिंग द बॉल। आपका टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ा, एक्सेलरेशन कम, फोर्स कम। चलो उसको थोड़ा और प्यार से लिख देते हैं, एज इम्पैक्ट इंक्रीजेस, जैसे जैसे टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज होता है, बढ़ता है, इसके साथ ही ना इंक्रीजेस द एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, द एक्सेलरेशन डिक्रीजेस resulting in the lower forces, resulting in the lower forces, lower forces। ये आपका बॉल की कैच का, आपका जो क्या बोलते हैं उसको, कैचिंग द बॉल, एयर बैग्स, इन सारे प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करता है, ये आपका स्टेटमेंट है राइट आंसर। एज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीजेस, ठीक है, जैसे भिड़ंत का टाइम बढ़ता है, द एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन कम हो जाता है, रिजल्टिंग इन द लोअर फोर्सेस, आपका फोर्स भी कम हो जाता है। ठीक है ना, हम न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ थोड़ा टुगेदर पुट करते हैं। सो टू लॉज दैट्स आर बिटवीन एंड एक्सप्लेन, या ये फोर्सेस को बताते हैं, फोर्सेस कैसे मोशन को इम्पैक्ट करते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है भाई, जब कोई भी नेट फोर्स नहीं होता, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। इस केस में नेट फोर्स जीरो होता है, एक्सेलरेशन भी जीरो होता है, डेल्टा वी भी जीरो होता है। डेल्टा वी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, वो भी जीरो होता है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि मोशन के ऊपर अगर कोई नेट फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसका मोशन कैसे इम्पैक्ट होगा। तो हम फॉर्मूला निकालते हैं, F=ma, A=F/m, और F=delta P/delta T। ठीक, तो ये क्या कहना चाहता है, अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, अगर ऑब्जेक्ट का मास फिक्स है। अगर एक्सेलरेशन कम होगा तो मास बढ़ेगा, अगर फिक्स फोर्स है। ठीक, कहना क्या चाहता है बेटा कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के। अगर ज़्यादा फोर्स तुम लगाओगे किसी सेम ऑब्जेक्ट पे तो उतना ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा। ठीक है, अगर आप सेम फोर्स लगा रहे हो बट आप जिस ऑब्जेक्ट का मास कम है ना, उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, आप एक 10 ग्राम का पत्थर ज़्यादा दूर फेंक सकते हैं अपने हाथ से इन कंपेरिजन टू 1 किलो का वेट। ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे वो एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, कौन से फोर्सेस होते हैं, एंड कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की हम बात करेंगे। ठीक, सो हम ये वाला नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, वी विल कीप दिस पार्ट लिटिल बिट शॉर्टर। ओके, हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, अभी हम न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट इट।